friends, welcome to our channel YTH India, and today we are going to discuss about budget. So here we are going to discuss about our topic budget. Hope you are fine and preparing well for our exam. आर्टिकल 112 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जो है आपके बजट की बात करता है। तो इसमें एक क्वेश्चन जो बन जाएगा कौन सा कि आर्टिकल 112 जो है आपका टॉक्स अबाउट बजट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये आपकी बात करता है। और इसी बजट को जो है हम AFS बोलते हैं, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसे क्या बोला जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तो थी हमारी पहली बात। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि आर्टिकल 112 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बजट की बात करता है। अब देखिए इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं कि आप बजट को किस तरीके से जो है लाएंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है कि 6 स्टेजेस के थ्रू जो है बजट जो है आपका पास होगा पार्लियामेंट में। जैसे नॉर्मली ऐसा नहीं होगा कि बजट आया आपने बोल दिया और हो गया। अब देखिए हम पढ़ेंगे वो 6 स्टेजेस जो हैं आपके हैं कौन से। तो 6 स्टेजेस ऑफ बजट इन पार्लियामेंट, वो 6 स्टेजेस कौन सी हैं? तो सबसे पहले स्टेज जो आपकी हो जाएगी वो है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। सबसे पहले क्या करेंगे, आप बजट को पेश कर देंगे वहां पे। सेकंड जो स्टेप है आपका जनरल डिस्कशन, उस बजट पर जनरल डिस्कशन चलेगा। उसके बाद है स्क्रूटिनी ऑफ बजट। जनरल डिस्कशन के बाद क्या होगा? स्क्रूटिनी होगी उसकी। अब स्क्रूटिनी के बाद में देखेंगे जो स्क्रूटिनी ऑफ बजट किसके द्वारा? डिपार्टमेंटल कमिटीज। अभी इस पॉइंट को हम थोड़ा डिटेल में लेंगे, समझाएंगे इसको। उसके बाद है आपका वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, वोटिंग ऑन डिमांड्स। यानी कितना पैसा चाहते हो उसके हिसाब से जो है वोटिंग होगी, मतलब कितना ग्रांट, कितना पैसा दिया जाना चाहिए, तो उस डिमांड पर जो है वोटिंग होगी कि इसके लिए इतना ही जाना चाहिए या इसके लिए इतना ही जाना चाहिए। उसके बाद है आपका पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएट बिल। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका पासिंग ऑफ पर्टिकुलर बिल जो है पास हो जाएगा आपका। इस बिल के पास होने के बाद इसका क्या होगा? पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, उसको फाइनेंस बिल पास होगा। तो देखिए हमने इसमें जो है 6 चीजें पढ़ी। अब ये 6 के 6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। क्या? प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। सबसे पहले तो जो है आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में जो है आपका बजट जो है पेश होता है। ठीक है, ये बजट इसका एक फॉर्मेशन भी है कि किस तरीके से बनता है। कि जैसे मान के चलिए आपने पूरे साल का जो है बजट बनाया, ठीक है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं ना वो अपनी नीड्स बताते होंगे। डिफरेंट IAS ऑफिसर्स होते हैं या डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो अपनी नीड्स बताते हैं कि देखिए हमारे डिपार्टमेंट को इतनी इतनी ज़रूरत है इस इलाके में। तो ये सब बैठते हैं, उसके हिसाब से जो है नीड के हिसाब से बजट जो है आपका डिज़ाइन किया जाता है। अब बजट आपका डिज़ाइन हो गया, वेरियस कमिटीज़ ने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट को जो है हमने एग्रीगेट करके एक पर्टिकुलर बजट बनाया कि इसको हम इतना देंगे, इसको हम इतना देंगे, इसको इस डिपार्टमेंट को हम इतना देंगे, पानी के लिए और आपके स्कूल एजुकेशन के लिए, आपको हॉस्पिटल्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होते हैं वो अपनी नीड्स बताते हैं कि इस साल इतनी कमी आई है, हमें इतनी ज़रूरत और है। उसके हिसाब से जो है पैसा अलॉट होता है। अब बन गया आपका बजट। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। बजट को जो पेश किया जाएगा आपका पार्लियामेंट में। जो भी आपका मिनिस्टर है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड
तो वो जो है उस बजट को पेश करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जनरल डिस्कशन। उस बजट पर जो है जनरल एक डिस्कशन चलेगा कि हम इसको इतना देने वाले हैं, इतना देने वाले हैं, और यहाँ पहले इस चीज़ की कमी थी, अब जो है इतना देना पड़ेगा, तो तभी वो फुलफिल हो जाएगा। पॉपुलेशन भी बढ़ी है तो उस हिसाब से इक्विपमेंट्स कम पड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ जो है जनरल डिस्कस होंगी। तीसरा पॉइंट है स्क्रूटनी ऑफ बजट। स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच करना। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, जांच। फिर इसकी जांच होगी कि वाकई जो इन्होंने पॉइंट दिया है वो वैलिड है या नहीं, कि किसी डिपार्टमेंट ने इतनी जो है मांग करी है कि हमें इतनी ज़रूरत है, तो वाकई उसको ज़रूरत इतनी है भी, या उसमें कुछ चक्कर है दूसरा, मतलब हो सकता है करप्शन के पर्पज से वो लोग ज़्यादा बोल रहे हों और उतनी ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद है वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट। तो जितना पैसा दिया जाएगा उस डिमांड के लिए जो वोटिंग होगी, जैसे मान के चलिए हॉस्पिटल बनवाने हैं तो उसके लिए 18,000 करोड़ रुपए की डिमांड जो है आपकी की गई। अब डिमांड की गई तो जनरल डिस्कशन हुआ तो उसमें उन्होंने बताया होगा कि देखिए इतने इतने हम जो है खर्चा करेंगे, तो हमारा इतना इतना जो है पैसा लगेगा और हमें इतने पैसे की ज़रूरत है, हमें इतना इतना खर्च करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ये इक्विपमेंट्स लाने वाले हैं। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट अपने रख लिए, तो उसमें क्या होंगे, कुछ मेंबर सेटिस्फाइड होंगे, कुछ मेंबर्स नहीं होंगे, तो इसीलिए वोटिंग होगी। पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएट बिल। अब वो बिल जो है पास हो जाएगा। ठीक है, उस बिल के पास होने के बाद फाइनेंस बिल पास होगा। फाइनेंस का मतलब अब बिल तो पास हो गया, अब उसके बाद आप पैसा, जो फाइनेंस मतलब पैसा है, फाइनेंस का मतलब पैसा, अब आप जो है उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए आप जो है फाइनेंस यानी पैसा जो है उसको पास करेंगे। इसके बाद है अब आप ये कमेटी, अब आपका जो अगला आता है उसको, वो आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसके बारे में कल जो है हम एक पॉइंट में पढ़ भी रहे थे। ठीक है, तो होप सो आपने इसको ढंग से देख लिया होगा। तो आर्टिकल 112 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट की बात करता है, और इसी को हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आपका मार्च में जो है आपका बिल आता है आपका। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात जो होगी वो होगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात होगी। अब देखिए ये क्या है, इसमें क्या होता है, जितने भी रिसिप्ट्स हैं या जितने भी क्रेडिट हैं या जितना भी खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है वो सभी इसी के थ्रू होगा। कल हमने इस बात को डिस्कस किया था। ठीक है, तो लिख लेते हैं। ठीक है, सभी रिसिप्ट जो है क्रेडिटेड हो गई है, मतलब जितना भी खर्चा आपका गवर्नमेंट का है वो सब इसमें शो होगा। इसके अलावा इसमें है रिवेन्यूज कितना रिसिप्ट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, रेवेन्यू रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जितना रिसीव्ड हुआ होगा इनको। इसके अलावा जो है आपका लोन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट सहित कितना आएगा, तो उस सब की बात भी होगी। ठीक है, तो ठीक है, ट्रेजर मतलब होता है वो खजाना, उस खजाने में जितना भी लोन वगैरह लिया गया है तो वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से उसको पे करेगी, तो यहाँ पर उसकी बात होगी। इसके अलावा आपका अगला पॉइंट है कि जितना भी मनी रिसीव्ड होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है, उस लोन के रीपेमेंट में, जैसे आपने लोन लिया, ठीक है, तो लोन में क्या है, पर्टिकुलर इंटरेस्ट लगता है तो आपको पे करना पड़ता है। या फिर आपने किसी को लोन दिया, ठीक है, आपने किसी को लोन दिया, अब वो जो है लोन जब हम पे करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर इंटरेस्ट लगा के करते हैं ना, तो वो ये पूरा पैसा आया होगा तो वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। इसके अलावा जितने भी लीगली ऑथराइज्ड पेमेंट्स होंगे वो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर ही होंगे। आप लिख सकते हैं ऑल द लीगली ऑथराइज्ड पेमेंट्स। सभी लीगली ऑथराइज्ड पेमेंट्स जो हैं वो भी इसके बिहाफ पर होंगे। इसके अलावा आपका जो है इसमें कोई भी पैसा जो आप फंड निकालोगे वो पार्लियामेंट्री लॉ के हिसाब से निकालोगे। तो ऑल मनी लिख लीजिए।
पार्लियामेंट्री लॉज पहले से डिसाइड है, उसके हिसाब से जो है आपको इसमें से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना होगा। अब इसमें हम बात करते हैं कि एक्सपेंसेस क्या क्या है इसके। ठीक है, एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की हम। तो इसके एक्सपेंसेस क्या क्या है, तो देखिए एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, खर्चा। अब इसका खर्चा कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए सैलरी किसकी, प्रेसिडेंट के अलाउंसेस, सैलरीज, ठीक है, कैग सैलरी, जो भी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है उनकी सैलरी भी यहीं से आएगी आपकी। इसके अलावा आपके जो हैं पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस, पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। इसके अलावा आपके सैलरी ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आपका, जो ऑफिसर लेवल के एग्जाम रिक्रूट कराता है आपके, तो उसकी भी सैलरी जो है यहीं से आएगी। इसके अलावा जो आपके उनका चेयरमैन और उनके जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सैलरी, अलाउंसेस सब आ जाएंगे। सैलरी ऑफ यूपीएससी, इसकी शॉर्ट में यूपीएससी लगती है, बेसिकली इसमें चेयरमैन और उसके सभी मेंबर्स जो यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा जो है डेप्ट जो चार्ज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो पूरे इंटरेस्ट के साथ देना, मतलब जो भी आपने उसको डेप्ट मतलब कर्ज, जो आपने कर्ज लिया है उसको भी इंटरेस्ट के साथ चार्ज किया जाएगा। ठीक है, आपका अगला पॉइंट जो है, इसके अलावा जो बाकी और खर्चे हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो डिक्लेयर करना पड़ेगा, मतलब इन सब के अलावा भी अगर आपने कोई और भी खर्चे जो इसमें करे हुए हैं तो वो भी जो है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताने होंगे कि देखिए हमने यहाँ पर ये पैसा खर्च किया हुआ है। इसके अलावा जो डेप्ट वाला जो पॉइंट है उसमें क्या है कि जैसे आपने कर्जा लिया, ठीक है, या कर्जा दिया तो लोन आता है तो उसमें एक इंटरेस्ट भी लगता है ना, कि जैसे 7% इंटरेस्ट लगाया, 7% इंटरेस्ट जो है घटाया। जैसे मान के चलिए आपने कहीं वर्ल्ड बैंक से या IMF से लोन लिया तो वो एक इंटरेस्ट लगे पैसा देगा ना आपको, तो उस पैसे को पेमेंट के लिए आपने हो सकता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला, तो वो आपको सब खर्चा बताना पड़ेगा। या फिर आपने किसी को लोन दिया तो वो इंटरेस्ट के साथ जो पैसा आया उसका भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना इंडिया बहुत सी गरीब कंट्रीज को भी लोन वगैरह देता है, तो वो भी हमें पेमेंट जब करेंगे तो वो खर्चा भी हमें दिखाना होगा। तो ऐसा ना हो कि लोन का पैसा तो आपने रख लिया और इंटरेस्ट का पैसा खा गए, तो वो सारे रिसिप्ट, इसीलिए रिसिप्ट की बात हो रही है, मतलब वो सारा खर्चा आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि क्या खर्चा आया है। पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस, इन सब की पेंशन, सैलरी, सब कुछ इसी से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसके अलावा और भी सारे इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, वो भी लिखे नहीं है। हाई कोर्ट की जज हो गए आपके, कैग की सैलरी होगी आपके, प्रेसिडेंट के अलाउंसेस हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए आपके। इसके अलावा आपके इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और जो दो साइड में होते हैं वो, उन सब की सैलरी वगैरह जो है सब यहीं से आता है आपका। ठीक है, और सारे अलाउंसेस, सारे एक्स्ट्रा खर्चे जो होते हैं वो सब इन्हीं की में से आते हैं। तो ये तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाला टॉपिक था जो कि हमारा खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे आपका पार्लियामेंट्री कमिटीज। ठीक है, पार्लियामेंट में दो कमिटीज हैं, एक है स्टैंडिंग कमेटी और एक है एड हॉक कमेटी। ये दो कमेटी की जो आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी बात करती है। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी और एड हॉक कमेटी। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी और एड हॉक कमेटी। अब ये जो आपकी एड हॉक कमेटी है, जो कोई भी सब्जेक्ट है, मतलब इन कमेटीज जो है पर्टिकुलर किसी टॉपिक की डिस्कशन करती हैं, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बात होगी वो आर्टिकल 118 एक में जो है इसकी बात होगी आपकी।
ठीक है, आर्टिकल 118(1) में जो है पार्लियामेंट्री डिफरेंट कमेटीज़ की बात हो रही है कि जी जो कमेटी बनाई गई है ये किस किस सब्जेक्ट पर जो बात करेंगी, कि डिफेंस के सब्जेक्ट पे बात कर रही हैं, कि हॉस्पिटल वाले सब्जेक्ट के, पब्लिक हेल्थ के सब्जेक्ट पे बात कर रही हैं, कि एजुकेशन के सब्जेक्ट पे बात कर रही हैं, ठीक है, कि बेसिक नीड्स के सब्जेक्ट पे बात हो रही है। जो भी सब्जेक्ट जो इसमें डिफाइन किया गया है तो वो सब आर्टिकल 118(1) के अंतर्गत आते हैं। तो पार्लियामेंट कमेटी बनी होंगी ना, स्टैंडिंग कमेटी किसकी बात करती है, एडहॉक कमेटी किसकी बात करती है, तो हम आगे पढ़ते हैं इसमें। अब देखिए जो कि स्टैंडिंग कमेटी है उसमें होती है फाइनेंशियल कमेटी। अब फाइनेंस मतलब सीधी सीधी बात हो गई पैसा, ठीक है। अब फाइनेंस कमेटी में देखिए क्या क्या होगा, एक तो आपका होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया आपका, एस्टिमेट कमेटी हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका इसमें कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हो गया, इसके अलावा जो है आपका इसमें डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी हो गया आपका, ठीक है। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो है आपका हो गया इसमें। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे यहाँ पे एडहॉक कमेटी है आपकी। एडहॉक कमेटी जो है वो बात करती है आपकी इंक्वायरी और एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। इन दो कमेटी की बात जो है आपकी एडहॉक कमेटी करती है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको रटने की क्या है, आर्टिकल याद कर लीजिए 118(a) में पार्लियामेंट्री कमेटी की बात हो रही है, जिसमें से स्टैंडिंग कमेटी जो आपकी फाइनेंशियल कमेटी की बात करती है। फाइनेंशियल कमेटी में आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग और डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसमें आपके टोटल 24 मेंबर्स हैं आपके इसके अंदर। इसके अलावा एक कमेटी आपकी एडहॉक की आ जाती है, वो कहती है इंक्वायरी कमेटी और एडवाइजरी कमेटी। इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के जो है आप चीज़ों को याद करना स्टार्ट करें। ये इसमें बहुत आसान रहता है क्योंकि ये पिक्चर जो है डायरेक्ट आपके दिमाग में बनेगी, ठीक है। क्योंकि इनको रटना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, 2 से 4 बार या 5 बार तक आप पढ़ जाओगे इसे तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। अब हम बात करते हैं इसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी की। सबसे पहले हम ये वाली कमेटी उठाएंगे अपनी और इंपॉर्टेंट कमेटीज को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी हम किसी भी और चीज़ पर बात नहीं करने वाले। होप सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, क्वेश्चन भी आते हैं इससे, तो प्लीज लिसन इट केयरफुली। PAC इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखिए अब इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये 1921 में आई। कब आई है? 1921 में आई। इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? 22 मेंबर हैं टोटल, 22 मेंबर्स हैं इसके अंदर टोटल, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो इलेक्शन होता है आपका एवरी ईयर। कैसे होता है? सिंगल प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम के थ्रू जो आपका इलेक्शन होता है और पार्लियामेंट के मेंबर्स ही जो है इसमें से चुने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, मिनिस्टर कांट बी अपॉइंटेड, मिनिस्टर इसमें अपॉइंट नहीं होगा। इसके अलावा इसका टेन्योर कितना है, टर्म जो है इसका 1 ईयर का है। कितने का है? 1 ईयर का। दोबारा से भी समझ लेंगे, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें इसके अलावा जो चेयरमैन होंगे इसके, कौन चुनेगा उसको? स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो उसके चेयरमैन को जो है चुनेंगे, ठीक है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या हुई कि 1966 से 1967 में
तक जो मेंबर चुना जा रहा था दैट इज फ्रॉम रूलिंग पार्टी, ठीक है, दैट इज फ्रॉम रूलिंग पार्टी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि अब जो इसमें मेंबर चुना जाएगा नाउ मेंबर इज फ्रॉम अपोजिशन पार्टी। अब इसमें जो मेंबर आएगा वो अपोजिशन पार्टी से आएगा, इसमें चेंज किया गया, ठीक है ना। पहले इसमें जो मेंबर आ रहा था आपका, क्योंकि देखिए कमेटी काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसों फाइनेंस को लेकर खर्चा कर रही है तो उसको ऑडिट उसको देखते हैं। इस कमेटी की जो रिपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए हम इसकी भी रिपोर्ट भी आगे पढ़ेंगे। इसीलिए इसमें क्या हुआ कि रूलिंग पार्टी जो पहले जो इसकी रिपोर्ट दे रही थी आपकी, वो रूलिंग पार्टी दे रही थी, लेकिन उसके बाद इसमें चेंज हुआ। तो अब जो इसकी जो रिपोर्ट है आपकी, वो रिपोर्ट जो है इसकी अपोजिशन पार्टी का लीडर जो है, अब इसका मेंबर जो है अपोजिशन पार्टी का लीडर बनेगा। क्योंकि देखिए रूलिंग पार्टी का मेंबर है, अगर उसने कुछ उल्टा सीधा करा भी या कोई उसने करप्शन किया या कुछ भी उसने एक्स्ट्रा वेगेंस खर्चा किया तो वो तो अपने हिसाब से उसको लिख देगा ना, तो ताकि उसमें पारदर्शिता आए, ताकि उसमें जो है क्लियरेंस आए, इसीलिए पार्टी जो है हमने अपोजिट पार्टी का लिया। भाई अपोजिशन बैठा ही क्यों है? क्रिटिसाइज करने के लिए ना। जब आप चीज़ों को क्रिटिसाइज करोगे तभी तो रिजल्ट बेटर आएगा, तो इसीलिए जो है हम अपोजिट पार्टी से मेंबर ले आए। तो दोबारा देख लेते हैं। देखिए 1921 में कमेटी बनी है, 22 मेंबर होते हैं इसके अंदर, और हर साल इसमें वोट होता है। 1 साल का टेन्योर होता है इसका। 1 साल का क्यों? क्योंकि आप सरकार ने इस साल जितना भी खर्चा किया, क्योंकि बजट भी तो हर साल आ रहा है, तो बजट में जितना भी सरकार ने खर्चा किया, जितना भी फाइनेंस खर्च किया, तो उसको ये देखते हैं, उसको ऑडिट करते हैं कि खर्चा उस हिसाब से हुआ है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला है वो सही तरीके से निकाला है या गलत तरीके से इन्होंने जो है खर्च कर दिया, तो वो सभी खर्चे जो है इसमें चेक होते हैं। इसीलिए ये कमेटी हर साल बनती है। इसके चेयरमैन भी हर साल 22 मेंबर से हर साल चुने जाते हैं। जो लोकसभा का स्पीकर है वो हर साल एक नया चेयरमैन जो उसमें से चुनता है, और जो है आपके जो कमेटी जो है फॉर्म होती है और फिर दोबारा उसमें चेंजेस होते हैं। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, हम इसका फंक्शन देखेंगे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ आपकी एनुअल ऑडिट रिपोर्ट। एनुअल ऑडिट रिपोर्ट मतलब जो पूरा फाइनेंस का जो खर्चा हुआ है उसको पूरा जो है इसमें एग्जामिन किया जाएगा। अब इसमें 3 चीजें हैं जो एग्जामिन की जाती हैं कैग के द्वारा, ठीक है। करता कौन है? कैग। इस रिपोर्ट को देगा कौन? कैग। कैग कौन होता है आपका? कैग कौन होता है आपका? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये होता है कैग। अभी 3 रिपोर्ट्स देगा। ये क्या देगा? 3 रिपोर्ट्स देगा आपकी, 3 रिपोर्ट्स। वो रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं देखते हैं, ठीक है। नंबर 1 आपकी रिपोर्ट, जो पहली रिपोर्ट जो होगी आपकी, वो है आपकी एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद दूसरी जो होगी आपकी ऑडिट्स ऑन फाइनेंस अकाउंट। उसके बाद तीसरी जो है आपकी वो होगी ऑडिट्स ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग जो भी है उसके बाद जो बात होगी उस पर होगी। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब अकाउंट जो भी खर्चा किया गया वो सही तरीके से किया गया है या नहीं। फाइनेंस अकाउंट पैसे वाला अकाउंट। पब्लिक अंडरटेकिंग पब्लिक का जो खर्चा किया गया है वो किस तरीके से किया गया, तो उसकी ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है समीक्षा करना, किसी चीज़ की समीक्षा करना, जांच करना। आप इस तरीके से ऑडिट का मतलब ले सकते हैं और यही मतलब है इसका, ठीक है। 3 रिपोर्ट्स जो है कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये 3 रिपोर्ट्स जो है इस कमेटी में पेश की जाती है। तो ये कैग आपके वही है जो गवर्नमेंट की सभी पॉलिसीज़ को जो है बाद में एनालाइज करते हैं, स्पेशली बजट वाला जो सेशन होता है आपका, किस तरीके से उन्होंने किया। अब देखिए जो पीएससी जो आपका ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ये एक तो एग्जामिन पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, सरकार के जो खर्चे की हो रहे हैं, सरकार के द्वारा जो पब्लिक के नाम पे खर्चे किए जा रहे हैं उसको ऑडिट करना कि खर्चा सही तरीके से हो रहा है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो सरकार के द्वारा
जो पब्लिक पर खर्चा किया जा रहा है उसको एग्जामिन करना कि पैसा सही तरीके से जा रहा है या नहीं। इसके अलावा ये देखना इसमें कोई टेक्निकल इरेगुलरिटीज तो नहीं है, यानी खर्चा जो है सही तरीके से किया गया है या नहीं, उसमें ऐसा तो नहीं है कि वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हो। इसके अलावा जो है आपका इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है, विजडम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा रहा है, यानी समझदारी खर्चे में दिखाई गई है या नहीं, उल्टी सी तरीके से कोई भी आपने बजट लाकर जो है पास कर दिया। इसके अलावा जो है इसके अलावा जो इसमें जो बात होगी आपकी मेन चीज़ ये जो देखेंगे कि कहीं करप्शन तो नहीं किया जा रहा है। एक इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा कि खर्चे में जो है करप्शन तो नहीं है, खर्चा की एक्स्ट्रा वेकेंस तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई न्यूगेटरी सेंसेस, मतलब कहीं आपने कोई घपला वपला टाइप, ठीक है, मतलब देश का पैसा है बाहर पहुंचा दिया, इस टाइप से जो है सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं ये, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं सोल पर्पस इसका क्या है, केसेस ऑफ वेस्ट, करप्शन, एक्स्ट्रा वेगेंस, इन सभी चीज़ों को देखना। तो ये काम किसका है, आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है हमने पूरी तरीके से खत्म कर दी है। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको दिक्कत कर रहा होगा। एक तो देखिए एप्रोप्रिएशन बिल चेक होता है इसमें, इसके अलावा आपका क्या चेक हो रहा है, पब्लिक अंडरटेकिंग चेक हो रही है, इसके अलावा आपका क्या चेक हो रहा है, फाइनेंस बिल आपका जो है उसको चेक कर रहा है। इसके अलावा ये क्या देख रहा है, एग्जामिन, क्या आपका एग्जामिन कर रहा है, सरकारी खर्चे, पब्लिक एक्सपेंडिचर चेक कर रहा है। इसके अलावा ये देख रहा है कि करप्शन वगैरह कोई भी गवर्नमेंट स्कीम लाई, कह रही 18,000 का, जो हमें 18,000 करोड़ चाहिए और काम कितने का है 10,000 करोड़ का, तो वो 8,000 करोड़ कहाँ गए, ये सारा खर्चा जो है देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं का काम है। अब बात आएगी एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी एस्टिमेट कमेटी भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि एस्टिमेट अनुमान लगाए जाते हैं यहाँ पे एक तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है एस्टिमेट कमेटी। तो इसमें क्या है आपका, ये एक टाइप की फाइनेंशियल कमेटी है। इट्स अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक तरीके से फाइनेंशियल कमेटी है ये। इसके अलावा ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी है आपकी, ठीक है। इसको परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी भी बोला जाता है आपका। तो ये क्या है, आपकी परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी है, मतलब ये परमानेंट है, ऐसा नहीं होता कि हर साल इसे फॉर्म किया जाएगा। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पार्लियामेंट्री कमेटी होने के साथ साथ भी क्या है, ये परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी है। अब देखते हैं इसमें इसका सोल पर्पस क्या है, टू एस्टिमेट द बजट। ठीक है, बजट को एस्टिमेट करना कि इतना खर्चा करेंगे, इतना टारगेट अचीव होगा, इतना ये करेंगे, इतना ये जो है अचीव होगा। एस्टिमेट का मतलब अगर आप देखें तो लगभग लगभग होता है, इसका कभी भी एग्जैक्ट मतलब नहीं आता है। तो एस्टिमेट मतलब एक तरीके से एक पर्टिकुलर टारगेट लेना और उसको अचीव करने की कोशिश करना। तो ये जो बात होती है एस्टिमेट करने की बात होती है। तो जो बजट आपका प्रिपेयर किया जाता है उसको एस्टिमेट करने की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है आपके इकोनॉमीज सजेस्ट करता है, सजेस्ट इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्चों पर एक्सपेंडिचर इकोनॉमीज बताता है कितना कितना पैसा जो है जाना चाहिए। तभी तो एस्टिमेट कर रहा है वो कि देखिए इतनी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि इतना खर्चा आए, ठीक है। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी थी आपकी, वो तो जो आपने खर्चा दिया, पैसा आपने खर्च कर दिया, वो उसकी जांच करेगी, ये एस्टिमेट करेगी अभी इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। इसीलिए इसको जो है हम कंटिन्यूस इकोनॉमी कमेटी भी बोलते हैं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस इकोनॉमी कमेटी।
कमेटी। अब देखिए इसमें मेंबर कितने हैं आपके, इसका भी ईयर ऑफ स्टेस ये कब फॉर्म हुई है आपकी 1921। मेंबर कितने हैं इसके 30 मेंबर्स हैं उसके। पीएससी में कितने थे 22 थे, और वो भी 1921 में जो आपकी फॉर्म हुई थी, ठीक है। और जो इसमें इलेक्शन जो होगा वो आपका होगा बाय लोकसभा। कैसे होगा, थ्रू सिंगल प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम, वही सिस्टम है आपका दोबारा, थ्रू सिंगल प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम। सिंगल प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम के थ्रू जो है इसमें भी जो आपका इलेक्शन जो है आपका होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं आपका, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका इसमें देखते हैं, तो आपको ये वाले पॉइंट समझ में आ गए। 1921 में फॉर्म हुआ है, 30 मेंबर है, और लोकसभा में से ही इसका मेंबर चुना जाता है। आपके 30 मेंबर जो आते हैं आपके, और सिंगल प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम के थ्रू जो आप इनके मेंबर्स को चुनते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं, बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर मेंबर और यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फंक्शन पूछ लेते हैं, ठीक है। बाकी इसमें क्या है कि देखिए इसका टेन्योर कितना है, टेन्योर जो है इसका 1 ईयर का है, और इसमें भी क्या है आपका मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता आपका इसमें भी, ठीक है। और स्पीकर ऑफ लोकसभा को ही अथॉरिटी है टू चूज चेयरमैन ऑफ एस्टिमेट कमेटी, ठीक है। चेयरमैन ऑफ एस्टिमेट कमेटी के मेंबर को चूज करने का अधिकार भी जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा को ही है इसमें, ठीक है। अब इसमें जो आपके हैं एस्टिमेट कमेटी की बात कर लेते हैं। 30 मेंबर होते हैं इसमें आपके, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट और है, क्योंकि हम इसमें लोकसभा से मेंबर चुन रहे हैं, तो नो मेंबर इज फ्रॉम राज्यसभा, राज्यसभा से इसमें कोई मेंबर नहीं होगा, ठीक है। यही इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी 30 मेंबर जो भी चुने जाते हैं वो लोकसभा से ही आपके सिंगल प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम के थ्रू जो है चुने जाएंगे, तो इसमें और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है नहीं है, ठीक है। इसमें बोर्ड ऑफ इलेक्शन भी हमने पढ़ लिया है, लोकसभा के मेंबर के बेस से चुने जाएंगे आपके। तो अब हम बात करते हैं अगली कमेटी जो है कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। अब आपकी अगली है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अब देखिए इसमें क्या है आपका, ये फाइनेंस कमेटी है और इसके अंदर